उससे उसके घर से कोई नहीं निकाल सकता एंड कभी भी, और वो अपना एक इंटरिम रिलीफ भी ले सकती है, वो प्रोटेक्शन भी ले सकती है। वो हम बोलते हैं, हम बकायदा ये बात बोलते हैं कोर्ट में कि उसकी बिजली काट दी गई है, वो कहाँ रहेगी? लोगों से उसके साथ उनका बातचीत करना छुड़वा दिया गया है, 4 आदमी वहां पर बिठा दिए गए हैं ताकि उसका आना जाना भी मुश्किल हो जाए। तो हम ये कोर्ट में बोलकर प्रोटेक्शन लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, FII के टॉक विद एन एक्सपर्ट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं संजीव अरोड़ा और मेरी को होस्ट डॉक्टर द्रव्या जैन के साथ में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़ी हैं एडवोकेट रितु कपूर जी, और आज हमारा एपिसोड लास्ट एपिसोड के कंटिन्यूएशन में है, जिसमें हम लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट की और चाइल्ड अब्यूज की। तो नमस्कार रितु जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। और डेफिनेटली आज हम दोबारा से ये इस प्लेटफॉर्म पे पॉश के बारे में और पॉक्सो के बारे में बात करना करेंगे। जी रितु जी, इट्स आवर ऑनर टू हैव यू ऑन आवर बोर्ड, बिकॉज आपका, हम जानते हैं आप कितना मुश्किल से टाइम निकाल पाती हैं और आपने हमें वक्त दिया इस प्रोग्राम में आने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही मैं अपने ऑडियंस से शेयर करना चाह रहा हूँ कि नॉलेज जो है वो हमारा 50% काम कर देती है। अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस हमें मिल जाए और हमें प्रॉपर नॉलेज हो किसी बात की, तो हमारे जो 50% हर्डल्स हैं और 50% रिस्क है वो कवर हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग डर के मारे कुछ भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो वही अगर उनको हम गाइडेंस देंगे तो आधा डर तो खत्म हो गया, तो यानी कि आधे क्राइम से हम बच गए। तो उसी में हम आगे बढ़ना चाहेंगे। मैं डॉक्टर द्रव्या से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रोग्राम को। नमस्कार, आई एम दीपक जैन, डायरेक्टर जनरल, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. We are working towards bringing a paradigm shift in the face of Indian industry. We are working with skill-based, knowledge-based, idea-based industry to create a robust, self-reliant Indian economy. Federation of Indian Industry, creating opportunities, building nation. नमस्कार रितु जी, मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ FII की तरफ से टॉक विद एन एक्सपर्ट में। आज जब हम बात करते हैं पॉश के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, वो एक्ट क्या कहता है, कब इंट्रोड्यूस हुआ, उसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं? Thank you so much, Dr. Dravya, for inviting me at this platform for this legal talk. And definitely आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉश, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये एक्ट 2013 में आया है, और इस एक्ट को के पीछे एक छोटी सी बैकग्राउंड है, स्टोरी है, जो कि मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी शुरुआत में ही कि देयर वाज वन लेडी, भवरी देवी, जो कि एक सोशल वर्कर थी, अपॉइंटेड थी टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज। एंड व्हाइल डूइंग हर ड्यूटी, बिल्कुल अपनी ड्यूटी को निभाते हुए, जब वो एक साल की बच्ची की शादी रोक रही थी, उन्होंने रोकनी चाही, तो जिस कम्युनिटी के अगेंस्ट वो रोकने की कोशिश कर रही थी और वहां पर उन्होंने पूरी जद्दोजहद से वो शादी को रोकने का प्रयास किया, तो उसके चलते जो कम्युनिटी के लोग थे वो ये सहन नहीं कर पाए कि कैसे एक औरत ने आकर उन्हें रोक दिया, कैसे एक औरत आकर उनको जो वो करना चाह रहे थे वो कैसे वो रोक सकती, क्योंकि उन्होंने पुलिस बुला ली थी अपनी देवी ने और बहुत सारी चीजें और वो किए उस शादी को रोकने के लिए, और जहां तक कि वो उसमें कामयाब भी रही। तो उस कम्युनिटी के जो लोग थे वो ये बात सहन नहीं कर पाए, एंड आउट ऑफ रिवेंज जो ये हुआ कि शी वाज गैंग रेप्ड। और जब उन्होंने ये आवाज उठाई इसके अगेंस्ट कि मैं अपनी सिर्फ उस वक्त ड्यूटी कर रही थी, I was appointed as a social worker for that particular work,
ये मेरी ड्यूटी थी, मेरा काम था, चाहे मैं पर्सनल अपने उसमें भी कर रही होती मैं वो करती, बट वैसे मैं ऑफिशियली अपॉइंटेड थी। तो मेरे वर्क प्लेस पे अगर मैं ये काम करते हुए और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मेरी सेफ्टी क्या है? कौन, ऐसे तो कोई भी और लड़की आएगी वो कुछ भी ऐसा कुछ काम करने लगेगी तो सबको ये डर लग बैठ जाएगा मन में, जो मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने बहुत इसके ऊपर एक आवाज उठाई और उनके बहुत ज्यादा एनजीओज ने और बहुत और औरतों ने भी उनका साथ दिया। और ये यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL भी वहां पे हुई समिट, जिसके तहत एक विशाखा गाइडलाइंस बन के सामने आई। भवनी देवी का जो केस था वो हुआ था 1992 में और विशाखा गाइडलाइंस आई 1997 में। और जब 97 में विशाखा गाइडलाइंस आई तो वो एक गाइडलाइंस ही बन के रह गई, कोई इम्प्लीमेंटेशन उनका इतना हुआ नहीं, कंप्लायंस नहीं हुआ, बहुत लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। उन गाइडलाइंस में ये लिखा था सारा कुछ कि एम्प्लॉयर को अपनी फीमेल एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी जरूरी है, क्या क्या सेफ्टी पॉइंट्स उनको ध्यान रखने हैं, कैसे कैसे उनको मेंटेन रखना है, एक रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, उनको डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनकी जगह पर, उनके जो ऑफिस है। तो लेकिन वो गाइडलाइंस बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो जब निर्भया का केस हुआ 2012 में, निर्भया का केस हालांकि कहीं से भी, जैसे कि हम सब जानते हैं, बहुत एक दुखदाई केस था वो, एक बहुत हमारे इंडिया का यानी पूरे वर्ल्ड में ही वो ऐसी घटना थी जिसने सबको हिला दिया था। तो उससे ये था कि सब लोगों के मन में एक दहशत फैल गई थी और सब लड़कियों के स्पेशली और फीमेल एम्प्लॉयज जो थी, जो रात को काम करती थी, कॉल सेंटर्स में जाते हैं, और तो एक डर बैठ गया कि सेफ्टी के लिए क्या है। गवर्नमेंट के मन में भी आया कि हाँ, रात को ऐसे किसी भी महिला के साथ ऐसा हो सकता है। तो 2012 में निर्भया के केस के बाद पॉश एक्ट लागू किया गया 2013 में। तो पॉश एक्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड चीजें हैं कि अगर किसी महिला के साथ किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो किस तरह से वो प्रोसीजर किया जाएगा, उसके बारे में मैं अभी डिटेल में बात करूंगी। तो ये इसके पीछे की एक छोटी सी बैकग्राउंड थी पॉश की, कि क्यों पॉश एक्ट लाया गया और इसकी क्या जरूरत थी। और पॉश एक्ट अब यही मेन है कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट लाने के लिए एक अपने वर्किंग प्लेस पे बहुत सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो यही है कि एक आपस में रिस्पेक्ट मेंटेन करें, irrelevant to gender, to boys or girls, anyone, both of them should have a same respect, same rights. तो ऐसा ना हो कि महिला है तो ये नहीं है वो नहीं है, या उनको मिसयूज किया जाए, उनके एडवांटेज उठाई जाए। तो पॉश एक्ट अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है और कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, NGO और एनी ऑफिस और कंपनी और एनीवेयर wherever they are having 10 or more than 10 employees, they will have to comply with this POSH Act. Otherwise, there is a heavy penalty or the license of that working place will be cancelled. So this is POSH Act's introduction. What this? अभी संजीव जी और मैं डिस्कशन कर रहे थे और एक बहुत अच्छा सवाल संजीव जी के मन में आया था। मैं आपको बोलूंगी कि आप सवाल के साथ क्वेश्चंस की शुरुआत करें। जी रितु जी, एक सबसे जैसे हमने प्रोग्राम के शुरुआत में भी बोला, लास्ट एपिसोड में भी हमारी डिस्कशन हुई थी कि अवेयरनेस और नॉलेज जो है हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, उससे बहुत सारे क्राइम से बच सकते हैं। सपोज जैसे वर्क स्पेस पे किसी वुमेन के साथ मिसबिहेव होता है या सेक्सुअल हरेस किया जाता है, तो अक्सर सबसे पहला जो होता है, मन में डर होता है और उस डर की वजह से वो लोग चुप हो जाते हैं और बर्दाश्त करते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि ऐसे मौके पर क्या 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 माइंडसेट रखना चाहिए एक बच्ची को या एक वुमेन को, लड़की को, कि उसका डर खत्म हो, उसको क्या क्या
क्या क्या मालूम होना चाहिए और उसको कैसे भी फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए उसका ऐसे ही सिचुएशन में फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसके बाद उसका नेक्स्ट, चलिए पहले आप हमें गाइड करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें गाइड करें कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए यहाँ पर, उसके बाद फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट सवाल करूंगा। जी ठीक है संजीव जी, आपका बिल्कुल ये एक वैलिड क्वेश्चन है कि पहला उसका स्टेप क्या होना चाहिए, इसका भी मैं जवाब अभी मैं दूंगी ही। उससे पहले जो आपने ये बात कही कि अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, जब तक उसे अवेयरनेस ही नहीं होगी किसी भी महिला को, तो उसे चाहे वो फर्स्ट या सेकंड कोई भी स्टेप उनको पता ही नहीं है तो वो करेंगी कैसे। जैसे हम हमेशा ये बोलते हैं कि कार चलाने के लिए या सीखनी है हमें कार चलानी, तो हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए कि कार तो हो। तो ऐसे ही राइट हमें अपना यूज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा राइट है क्या। तो सेक्सुअल हरासमेंट की सबसे पहले मैं डेफिनेशन से शुरू करूंगी, जो पॉश एक्ट के अंदर ही डेफिनेशन है सेक्सुअल हरासमेंट की, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट से। उनको लगता है कि इट इज सम काइंड ऑफ अ रेप और कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई चीज है, ऐसा है तभी ये सेक्सुअल हरासमेंट आता है, बट ऐसा नहीं है। जो डेफिनेशन कहती है वर्क प्लेस पे, स्पेशली जो पॉश एक्ट के अंदर उसके तहत जो डेफिनेशन आती है वो ये कहती है कि किसी भी तरीके का कोई भी जेस्चर, कोई वर्ड, कुछ भी कोई एक्ट आपका या कुछ फिजिकल टच या कुछ भी ऐसी चीज जो उस महिला को मंजूर नहीं है, which is not welcomed by her, so that will come under this sexual harassment which has been repeated by that person. अब जैसे अब आपने कहा कि हाँ वो पहले सहती रहती है या कुछ होता है, कोई भी महिला कहीं पर भी अगर काम करने जाती है, कईयों के अपने घर के अपने रीजंस होते हैं, बहुत उनकी एक अपनी पीछे से एक अपने बैकग्राउंड्स हैं सबके डिफरेंट, और उनके कहीं ना कहीं अपने एक रीजंस होते हैं कि वो एकदम से वो जॉब छोड़ भी नहीं सकती। बहुत सारे हमारे सोसाइटी में एक ऐसे भी एक समाज, एक लोग हैं जो ये भी बोलते हैं कि अगर उसके साथ ऐसा हो रहा था तो वो छोड़ क्यों नहीं गई, वो छोड़ देती जॉब, कहीं और ले लेती। बट ऐसा नहीं है, इट इज नॉट इजी, जॉब मिलना आसान नहीं है, सबके अपने अपने घर की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर महिला को लगता है कि कोई इंसान उसको ऐसा मैसेजेस कर रहा है या उसके साथ ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक ट्राई अपनी तरफ से भी करती है कि वो उस सिचुएशन को हैंडल कर ले, वो जरूर करने की कोशिश करती है, या उसको अगर मंजूर नहीं है। सी यहाँ पर मैं हमेशा ये बात ऐड ऑन करूंगी कि अगर उस महिला को मंजूर नहीं है, अगर किसी महिला को वो कंफर्टेबल है, वो बात करना चाहती है तो वो कर सकती है। अगर वो बात करना नहीं चाहती है, अगर वो शुरुआत में उस चीज को हैंडल कर रही है अपने ही उस पे, तो वो थोड़ी देर के लिए उसको ट्राई करती है अपने बलबूते पे। लेकिन जैसा कि आपका सवाल है कि उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, अगर उसे ये लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है मेरे उसमें और ये प्रॉब्लम है, तो उससे सबसे पहले जो पॉश एक्ट के तहत एक आईसीसी कमेटी बनती है। हर इंस्टीट्यूशन, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि सब इंस्टीट्यूशन जहां 10 और मोर देन 10 एम्प्लॉइज हैं, जहां पर भी उनको ये कंप्लाई करना पॉश एक्ट मैंडेटरी है। पॉश एक्ट जैसे ही वो करते हैं तो उसके अंदर उनको एक आईसीसी कमेटी बनानी होती है, विच इज कॉल्ड इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के अंदर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होती है जो कि महिला ही होंगी, कोई भी डेजिग्नेटेड महिला जो उस एक अच्छे ओहदे पे होंगी उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, शी वुड बिकम अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और उसमें फिर उसके साथ 2 या 3 या 4, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ और कैपेसिटी ऑफ दैट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ और बाकी के लोग होंगे एज अ मेंबर ऑफ दैट आईसीसी कंपनी। तो अगर किसी महिला के साथ ऐसी कोई बदतमीजी हो रही है और जो कि उसे लगता है कि अब मैंने ये हैंडल करके देख लिया या अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है और मुझे इसकी कंप्लेंट करनी ही चाहिए, तो वो जरूर आईसीसी के पास एक रिटन कंप्लेंट दे सकती है, जो कि उसे अपने जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसके तहत 3 महीने के अंदर अंदर उनको देनी होती है वो कंप्लेंट। अगर वो 3 महीने के बाद देती है तो शी हैज टू गिव वैलिड रीजन दैट व्हाई शी इज मेकिंग द कंप्लेंट लेट। और
आईसीसी उस वैलिड रीजन को पहले देखती है कि क्या है उसका रीजन, मेडिकल रीजन था, डिप्रेशन था, क्या रीजन है, क्या ऐसा हुआ, वो डर गई, वो घबरा गई, तो फिर वो उसको 3 महीने की और आगे एक्सटेंशन दे सकते हैं कि ठीक है, एंड देन दे विल हैव टू कंडक्ट द इंक्वायरी। जो आईसीसी होती है फिर वो इंक्वायरी कंडक्ट करती है इसके ऊपर। कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट दोनों को बुलाया जाता है उस इंक्वायरी में। ये प्रॉपर सिविल सूट की तरह चलता है। उनको नोटिस जाते हैं दोनों को कि आपको सो एंड सो डेट पे आप दोनों को इतने बजे इंक्वायरी के लिए आना ही आना है, और ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है टू मेक श्योर दैट बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट फॉर द इंक्वायरी। तो ये पहला स्टेप है उस चीज के लिए कि कोई भी महिला अगर वो ऐसा सोचती है या उसको ऐसा लगता है और वो सहन करती ही जा रही है, तो वो आईसीसी में वो कंप्लेंट अपनी लिखकर दे सकती है। आईसीसी would be synonymous with HR of any company. No, ICC is not a synonymous. It is definitely a different body which has been constituted at the time of compliance of POSH Act. So a person who is on a very higher designation, a lady whosoever is on a higher designation will always become a presiding officer as per the POSH Act, and then 2 or 3 members. And if there are 4 or 5 or 6 members are there, then 50% of members would be women. That is also mentioned. रितु जी, यहाँ एक सवाल और है। अक्सर जो गर्ल्स हैं, मतलब जैसे आपने बोला कि सबके अपना अपना बैकग्राउंड या एनवायरनमेंट होता है जिस वजह से वो जॉब कर रहे होते हैं। नेचुरली एक फाइनेंशियल नीड ही इंसान को मजबूर करता है जॉब करने के लिए, राइट? तो जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहला डर, एक डर से तो वो निकल ही रही होती है ऑलरेडी एक गर्ल, राइट? दूसरा डर होता है कि अगर वो लीगल एस्पेक्ट्स की तरफ बढ़ेगी तो फाइनेंशियल हर्डल्स और आएंगे, उस वजह से भी वो लोग चुप रहते हैं। तो ऐसे केस में फाइनेंशियल्स का भी कुछ प्रोविजन होता है? यस, बिल्कुल है। पॉश एक्ट में एक प्रोविजन है जिसके अंडर उनको जो एग्रीव्ड वुमेन है, एग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन भी उसमें बहुत अच्छे से क्लियरली दी हुई है कि एग्रीव्ड वुमेन कौन होगी। Aggrieved woman can be any lady whosoever has entered in that office. Even the domestic worker can be an aggrieved woman. Even the visitor can be an aggrieved woman. Ad hoc person can be an aggrieved woman, and temporary employee can also be an aggrieved woman. तो aggrieved woman की definition उसमें है। और अगर aggrieved woman के साथ ऐसा हुआ जहां उसे लगता है कि वो मेरे एक बिल्कुल इमीडिएट बॉस के खिलाफ ही वो कंप्लेंट कर रही हैं और उनकी फाइनेंशियल दिक्कत अब बढ़ जाएगी, और कंप्लेंट करते हुए अगर वो अपनी कंप्लेंट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये लिखती भी है कि मैम मैं अब इन सर को या इनको ही मैं कैसे रिपोर्ट करूंगी, तो उसके अंदर बहुत एक ये प्रोविजंस दिए गए हैं कि या तो उनकी ट्रांसफर कर दी जाएगी उस लेडी की किसी और ब्रांच में, अगर ब्रांच है तो, अगर ब्रांच नहीं है कोई और तो उनकी डेफिनेटली रिपोर्टिंग चेंज कर दी जाएगी कि वहां से वो उनको रिपोर्ट ना करें, बिकॉज इट वुड नॉट बी इजियर और फिजिबल फॉर हर टू रिपोर्ट द सेम पर्सन अगेंस्ट होम शी इज मेकिंग द कंप्लेंट, है ना, तो वो इजी नहीं है उनका। और अदरवाइज अगर वो ऐसी स्टेज में चली गई हैं जहां वो ऑफिस ही नहीं आ सकती, 2 या 3 महीने उनको लगता है कि वो बिल्कुल डिप्रेशन में है क्योंकि उनको पीछे से बहुत ट्रॉमा उन्होंने सहन किया है, किसी ने उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करने की कोशिश की है किसी वजह से, तो उन्हें 3 महीने के लिए छुट्टी दी जा सकती है विद पे। ये भी एक लीगल प्रोविजन है। तो उनको ये भी एक हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प भी कंपनी और वो ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है कि जब तक 3 महीने तक, 90 डेज का टाइम होता है इंक्वायरी का, तो 3 महीने तक जब तक ये इंक्वायरी चलेगी, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि जो रिस्पोंडेंट है वो ही इज गिल्टी और नॉट गिल्टी व्हाटएवर, तो तब तक आप घर पे रह सकते हो और हम आपको 3 महीने की सैलरी आपको देंगे। तो ये उनके लिए एक फैसिलिटी है इस प्रोविजन में, पॉश एक्ट में। एक ऋतु जी, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। लास्ट टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग एट अ हॉस्पिटल,
आई वॉज श्योर दैट वहाँ पे इस तरीके की कोई कमेटी नहीं थी, वहाँ सिर्फ एक HR था, मार्केटिंग था वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें थी, बट ये कमेटी नहीं थी। बहुत सारे हैं ऐसे डॉक्टर की, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं those who are not complying with this POSH Act, but there are very means people those who are not, they don't have courage to make a complaint in written. So we always tell them that you can always move a written complaint over there in Labor Department, and then definitely heavy penalty would be imposed on them and their license can be rejected or cancelled. So but the problem is people are not coming in front and they are not making the complaint in written. So Labor Department, whenever they are coming for any kind of audit or so, on papers these companies or these hospitals, they show that yes, we are complying with this POSH Act through their documents. They show photographs and then they file the annual report also that we are complying with this, because internally sometimes they do their own meetings and they show the department that we are compliant with this. It is like this. So I have also made a complaint in Labor Department for few companies or few offices. I said they are not complying, so what action are you taking? So they always say that, ma'am, we really want people to come forward and please make written complaints so that we can really cancel their this license. Otherwise, हमारे पास जब भी आते हैं तो then they show us so many documents wherein it shows that they are complying with this. So how can we take the action? तो जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपने ICC के बारे में बात करी, वो कंप्लेंट रजिस्टर भी करती है और एक सिविल प्रोसीडिंग की तरह इसको कंप्लेंट को लेते हैं और आगे इसमें बढ़ते हैं, बट व्हाट इफ ये ICC किसी एक पार्टी की तरफ बायस हो जाए? इसके लिए भी एक इसी के अंडर, POSH के अंडर ही एक प्रोविजन है, जैसे कि while constituting ICC, तो जैसे मैंने बताया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मेंबर्स होते हैं, ऐसे ही उनको एक एक्सटर्नल मेंबर भी हायर करना होता है. दैट इज आल्सो मैंडेटरी, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ ICC. So I am also impaneled with few MNCs as an external member. So external member का ये रोल होता है कि external member can be a person who has a legal knowledge and can be an advocate or taking care of such kind of cases, or any social worker or related with some NGO. So that person can be appointed as an external member in those companies. Then उनका जो रोल होता है, रोल ये है कि अगर by chance ICC is having that kind of mindset, particularly for either for the complainant or for the respondent, कि उनका एक प्री-कंसीव्ड नोशन है कि नहीं, ये लड़का तो ऐसा है ही नहीं, ये लड़की ही ने ही झूठी कंप्लेंट की है, ये ही ऐसी, हमने इसके पहले भी ऐसी कंप्लेंट सुनी है, ऐसा भी कर सकते हैं. और यहाँ पे कंप्लेनेंट के प्रति बहुत ज्यादा सिंपैथी हो सकती है उनको कि नहीं, ये इस लड़की ने तो आज तक कभी किसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, ये तो कभी कुछ बोल ही नहीं सकती किसी के बारे में, ये जो बोल रही है ये सच ही होगा, रिस्पोंडेंट ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जो ये वाली लड़की आवाज उठा रही है, ऐसा भी माइंडसेट होता है. तो समटाइम्स दे हैव देयर प्री कंसीव्ड नोशन और समटाइम्स दे आर हैविंग गुड फ्रेंडली रिलेशन विद दैट पर्टिकुलर कलीग, क्योंकि उनकी वो पुरानी बॉन्डिंग हो चुकी होती है, वो 10 साल से वो उस कंपनी में इकट्ठे काम कर रहे हैं, लेकिन जो कंप्लेनेंट है वो न्यू ज्वाइनी है और उसने अभी ज्वाइन किया हो. तो ऐसा नहीं है कि जिसने अभी ज्वाइन किया है तो दैट गर्ल कैन नॉट मेक द कंप्लेंट. इफ शी इज फेसिंग दैट प्रॉब्लम, उसके साथ ऐसा हुआ है, रिस्पोंडेंट ने किया है, तो she will have a right to make the complaint. अब external member का ये रोल होता है कि अगर complainant और respondent में से कोई भी satisfied नहीं है during the inquiry,
So they can always move an application that I am not satisfied with the inquiry. So please call the external member. So I want external member to come and conduct the inquiry. Otherwise, it would not be a justified, or you are not going to have a justified this output or report. Yes. So then external member is called for that particular inquiry. उसे बुलाया जाता है, and then external member conducts the inquiry. So ये भी एक उसका पार्ट ही है आईसीसी का. हर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन जहां पर भी आईसीसी है, उनके पास एक पहले वो शुरू होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, फिर मेंबर्स, and then last is external member. So this is the actual structure of the ICC. Now, in such a case, Rituji, where somebody has filed a complaint, malicious intent, just to defame the person, what happens in that case? से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं भी. ऐसा नहीं है कि एक बार एक जो हमने भी केस सुना ही था कि एक लेडी थी, उन्होंने, क्योंकि उनकी डिलीवरी हुई थी और उनको मैटरनिटी लीव मिला था 3 महीने का, एंड देन व्हेन शी हैड टू ज्वाइन बैक, उनको 3 months के बाद ज्वाइन करना था, तो शी वाज वरीड एंड कंसर्न्ड अबाउट, क्योंकि वो एक पेड लीव थी, मैटरनिटी लीव जो थी, और उसके बाद उनको जो आना पड़ रहा था ऑफिस, तो उनके लिए मुश्किल हो रही थी. तो then she had an idea, she was well aware of this particular legal provision under this POSH Act कि अगर मैं किसी के खिलाफ कंप्लेन करती हूँ और मैं बोल देती हूँ कि मैं नहीं आ सकती, आई एम मेंटली वेरी डिस्टर्ब और समथिंग लाइक दैट, तो मुझे 3 महीने की पेड लीव और मिल जाएगी. सो इन दैट केस आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ माय चाइल्ड. सो she made the complaint against somebody, and inquiry was definitely conducted, and she had mentioned this to somebody, and it came out in front of them in front of the ICC, and the same action which was about to be taken against the respondent or the accused, if he would have been guilty, then same action was taken against the complainant. So there is a legal provision under POSH Act only, and it is written, if at all the complainant has made this complaint with malicious intention and it is proved over there during the inquiry, then all those actions which were to be taken for the respondent or for the accused person can be taken against the complainant also. Complainant can also be terminated, complainant can also be asked to leave, or to resign, or to be, they can uphold their increments and ask them to join some counselor, some psychologist. So many other punishments are written over there in this one. So they can ask them to, if at all there is a, अगर कोई ऐसी complaint है जहाँ वो बोल रहे हैं कि he is little disturbed and every time he is writing the same thing to me, और messages ऐसे हैं बहुत थोड़े psycho type मुझे messages लगते हैं, I'm scared of his behavior, so that person can also be referred to a psychologist by ICC, and or that person can be attached with one NGO for some social work. So इस तरह की punishments भी हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हम टर्मिनेट कर देते हैं और टर्मिनेशन इज द ओनली पनिशमेंट, वो तो है ही, बट अदरवाइज अगर लगता है कि दैट पर्सन इज अपोलोजेटिक और थोड़ा अपनी नेचर को सुधारना चाह रहा है, देन दैट काइंड ऑफ थिंग्स कैन आल्सो बी टेकन. हमने शुरू में बात कर ली कि पॉश के अंदर जितने फैक्टर्स आते हैं, जितनी चीजों के बारे में आपने बताया कि ये इंक्लूडेड है, उनके बारे में भी बताइए जो चीजें पॉश एक्ट में इंक्लूडेड नहीं है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉश एक्ट की डेफिनेशन ये कहती है कि कुछ भी, किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन या टच या वर्ड या कुछ भी ऐसा बोला गया हो which is not welcomed. So that comes under the definition of sexual harassment. और अगर इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि कई गर्ल्स होती हैं, they are
being very sensitive, and they are saying that I am staying in a joint family, and my colleague was calling me at night at 10 o'clock. I was answerable to my family that why was he calling, why, what is the reason. So if at all that person, that particular person is calling due to some professional reasons, due to some professional pressures, कि कुछ PPT है, कुछ presentation है, which was supposed to be done by both of them, और PPT ready नहीं हुई है, या कुछ follow ups हैं उनके, कुछ ऐसा pressure है काम का कि जिसकी वजह से वो रात को 11 बजे भी वो कॉल करके बोल रहा है कि चलो let's discuss this PPT और हम काम कर लेते हैं, तो that will never ever come under this sexual harassment. कुछ follow ups हैं, कुछ कोई ऑफिस में every day one particular employee or female employee is coming late and the boss is calling, and just because he is a male and वो बुला नहीं सकता है उसको for follow ups and for the discipline rules and regulation, he will call. ऐसा तो नहीं वो करेगा कि मैं तो लड़का हूँ, वो लड़की है, नहीं मैं तो उसको बुला नहीं सकता हूँ, तो he will call her and ask her the reason that why is she coming late every day, what is the reason behind it. So ये जो follow ups हैं और जो office pressures चीजें हैं, जो ऑफिस से रिलेटेड कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, तो that will not come under this sexual harassment definition. That is totally a different thing. But yes, if at a personal front कोई मैसेजेस कर रहा है, रात को मैसेजेस कर रहा है, या बात करने की कोशिश कर रहा है, या टच कर रहा है थोड़ा कैजुअल बिहेवियर में, तो दैट विल डेफिनेटली फॉल अंडर दिस सेक्सुअल हरासमेंट. और डायरेक्ट अगर कुछ है, कुछ डायरेक्ट वर्ड है, या showing pornography and asking for sexual favors, or asking or forcing somebody to go with him to that trip wherever the official trip is going, so that तो definitely उसमें तो कोई वो है ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है, और कोई वो ही नहीं है कि वो these things definitely will come. But कई बार क्या होता है, हमारे थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड किसी किसी की नेचर में होता है, और चलते फिरते अरे मैंने सुना है तेरा बॉयफ्रेंड तुझे छोड़ गया है, मैंने सुना है तेरी शादी टूट गई है, ओ यार तू वहां पे खड़ी सिगरेट पी रही थी. सिर्फ एक पर्टिकुलर एक लाइन नहीं आ जाएगी. आई एम नॉट सेइंग कि वो एक पर्टिकुलर लाइन ऐसे तू वहां सिगरेट पी रही थी, बट ये एक कैजुअल मोड जो वो नहीं चाहती कि वो बार बार आप उसके साथ इस तरह से बात करें. तो शी डजंट वांट यू, शी डजंट वांट कि आप इस तरह से उसको ऐसे ट्रीट करें या कुछ है. अगर उसे प्रोफेशनल तरीके से ही आप वो चाहती है कि आप उसको डील करें और एज अ कलीग ही लें, एज अ फ्रेंड ना लें, तो दैट कम्स अंडर. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं जहां 10 से कम मेंबर्स में जो क्वालिफाई पॉश के लिए ना करता हो. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो पॉश को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं और वहां पे किसी महिला के साथ ऐसा हो जाता है, तो वो महिला कहाँ जाएगी. महिला के पास एक LCC लोकल कंप्लेंट कमेटी है, जो कि एक ऑफिस जैसे DC ऑफिस के साथ ही एक ऑफिस है, वहां पर ये LCC का ऑफिस है, तो शी कैन ऑलवेज मूव अ कंप्लेंट ओवर देयर. वहां पे प्रॉपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मेंबर्स और एक्सटर्नल मेंबर की एक कॉन्स्टिट्यूट की हुई ICC है, तो वो उस कंप्लेंट को हैंडल करेंगे. तो वो LCC को अप्रोच कर सकती है, लोकल कंप्लेंट कमेटी को, जो गवर्नमेंट ने बनाई to handle such cases. और अगर कोई भी महिला जो कि वर्किंग उसमें ICC में ना जाकर वो नहीं करना चाह रही है वहां पर, और LCC में भी नहीं करना चाह रही है, और किसी लड़के ने उसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है ऑफिस में, और अगर ऑफिस से बाहर किसी आदमी ने की है, क्योंकि ऑफिस में की है तो उसके पास पॉश का वो है जो राइट है, शी कैन ऑलवेज मूव अ कंप्लेंट अंडर दिस पॉश. बट उसके पास एक साथ में एक और भी राइट है कि अंडर सेक्शन 354 A, B, C, D, they all deal with this sexual harassment only, जिसके अंडर छेड़छाड़, जिसमें स्टॉकिंग, जिसमें फोटोग्राफ, सेंडिंग ऑफ द फोटोग्राफ टू अनदर पर्सन, कोई प्राइवेट फोटोग्राफ्स और समथिंग, वो सब कुछ कवर होता है 354 के A, B और C, D में. तो वो सीधा पुलिस स्टेशन जाके अंडर सेक्शन 354 एक कंप्लेंट अपनी फाइल करवा सकती हैं. अगर वो पॉश में नहीं भी जाती तो भी उनके पास ये राइट है. जैसे कि अगर मैं अपने ऑफिस में काम कर रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं अपने वहां पर कंप्लेंट ना करके
ऐसा नहीं है कि जो मेरा जो राइट पुलिस स्टेशन में जाके 354 में है तो वो स्टक ऑफ हो जाएगा, वो नहीं है और मैं वो नहीं कर सकती, मैं वो भी कर सकती हूँ। बट हाँ, आजकल बिकॉज पुलिस भी बहुत ज्यादा अवेयर है, दे आर ऑल्सो वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि एक पॉश कमेटी बनती है, वो पॉश कंप्लायंस होना चाहिए और आईसीसी होती है, वहां पर ऐसे कंप्लेंट होती है, तो वो जरूर उस महिला से ये भी पूछते हैं कि आपके साथ ऑफिस में अगर किसी ने ऐसा किया था तो आपने आईसीसी को कंप्लेंट की थी कि नहीं की थी। अगर वो महिला कहती है हाँ मैंने की थी, तो वो उस वहां से पूरी रिपोर्टिंग लेते हैं, उसका पूरा अपना बकायदा अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाते हैं कि इन्होंने, महिला ने कंप्लेंट की थी, ये इंक्वायरी हुई थी, ये सारा कुछ हुआ था, एंड दैट इज व्हाई नो एक्शन वाज टेकन और दैट इज व्हाई शी हैज अप्रोच्ड अस। तो और अगर कोई बाहर का कोई इंसान हमारे साथ कोई बदतमीजी या छेड़छाड़ या स्टॉकिंग करने की कोशिश करता है तो वो तब तो हम जा ही सकते हैं 354 में पुलिस स्टेशन में। तो ये सारे राइट्स हैं हमारे पास अंडर। लास्ट क्वेश्चन और है, in case of lack of evidence, does the case in the ICC stand strong for somebody who's making the complaint? ऑनेस्टली ये मैं अपने थोड़े से वैसे उससे बताऊंगी कि अगर कुछ ऐसा लगता है कि एविडेंस नहीं है मेरे पास, बट हाँ कोई विटनेस है, कोई इंसान है जो ये मेरी एक बता सकता है कि हाँ ये जब भी आती है यहाँ बैठती है तो शी इज ऑलवेज बीन कमिंग एंड ट्राइंग एंड ऑल दोज थिंग्स, तो एविडेंस प्लेज देयर ओन रोल। Honestly, being an advocate also, I know because evidence बहुत important role play करते हैं। तो वहां पर एक जो इंक्वायरी कर रहे हैं सामने, जो आईसीसी के लोग हम इंक्वायरी करेंगे, उनके लिए अगर वो दोनों पार्टीज को बराबर लेके चल रहे हैं, both the parties are innocent for them at that time, so it would be definitely helpful if she will be able to produce those evidence, witnesses. But if not, then ICC will have to see and try to find out on their own that who is right and who is wrong. Somewhere they will have to try and talk to them in detail. So many things while conducting the inquiry, they can ask questions, and through questions they can come to the truth. What is the truth? Conclusion पे वो पहुंच सकते हैं by asking questions. मेरे मन में एक केस है, मतलब मैंने एक देखा था, तो जस्ट इट्स अ डिफरेंट केस, इट्स अ केस ऑफ डाइवोर्स एंड ऑल। तो जस्ट रितु जी अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक बार डिस्कस करूंगा। बहुत टाइम पहले मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, तो आपने जब बात किया तो मेरे माइंड में वो पिक्चर घूम रही थी। वो उसका डाइवोर्स हो गया था, डाइवोर्स नहीं था, अप्लाई किया था, और उसके 2 बच्चे थे, एक बिटिया थी और एक बेटा था। बिटिया 10th में थी और बेटा 7th स्टैंडर्ड में था। तो सबसे पहला जो उसके साथ हुआ, मतलब मैरिज के बाद में जो भी लड़की के पेरेंट्स ने गोल्ड वगैरह, ज्वेलरी वगैरह दिया था, लड़के वालों ने उसको सेल कर दिया, ये बोल के कि प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। उन्होंने रेंटेड प्रॉपर्टी पे थे और उन्होंने एक फ्लैट परचेज किया। फ्लैट लिया लड़के के फादर के नाम पर, राइट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जब फ्लैट परचेज कर लिया उसके कुछ टाइम बाद दोनों में फिर से डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया और वो लड़का उसे डिमांड करता था और करते करते उसने डिवोर्स फाइल कर दिया। और सेकंड पॉइंट, वो जो अपनी बेटी से बात नहीं करते थे, बेटी को नजरअंदाज करते थे, हमेशा बेटे से बात करते थे, इवन हस्बैंड भी और उनके फादर इन लॉ भी। देन क्या हुआ, उन्होंने जब केस फाइल कर दिया उसके बाद लड़की ने, मतलब वो दोनों चीजें क्लेम की थी कि एक तो डाइवोर्स है तो वो प्रॉपर्टी पे उसका हक नहीं है, वो कैसे करे, और सेकंड जो है उसको कुछ दिया जाए उसके रेगुलर एक्सपेंस के लिए। साथ में वो ट्यूशंस करती थी, जब तक मेरे पास जॉब नहीं कर रही थी तब तक वो ट्यूशंस पढ़ाती थी। तो
उसके हस्बैंड ने क्या किया, ठीक उसके नीचे वाला फ्लैट रेंट पे लेकर अपने फ्रेंड को बिठा दिया और एक साथ में 2 डॉग रख दिए वहां पे कि उस लड़की के पास कोई भी ट्यूशन पढ़ने आएगा तो खुद से खुद छोड़ देता कि कोई आए ना, ताकि वो अर्न ना कर सके। तो मतलब लिटरली आई वाज शॉक कि मतलब ऐसा भी होता है, मतलब लोग इतना तंग करते हैं। ऐसा बिल्कुल होता है संजीव जी। ऐसा ये वाला जो आप एक्सपीरियंस बताते हैं और ऐसे ही बहुत सारे और एक्सपीरियंसेस हमारे सामने आते हैं जहाँ की लोग बिजली तक काट देते हैं अपनी बहू को घर से निकालने के लिए। उसका पर्टिकुलर उस वहां का वो कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन कटवा देते हैं और लोगों को बोल देते हैं उनसे बात नहीं करने के लिए, और बहुत ज्यादा जितना गंदा वो बिहेव कर सकते हैं वो करते हैं ताकि वो ये घर जबरदस्ती छोड़ के चली जाए किसी भी तरीके से। मेरे पास ऐसी भी लड़कियां आई हैं गांव में, वो बोलती थी कि मैम मुझे उस घर में रहते हुए डर लगता है। एक लड़की आई थी, वो हाथ पैर उसके कांप रहे थे, वो मुझसे बात नहीं कर पा रही थी, शी वाज स्टैमरिंग। उसकी हालत ऐसी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले मैं उसको पहले संभालूं, लीगल एक्शन बाद में लेंगे हम। तो पहले उसकी जो सिचुएशन थी वो इतनी दयनीय थी, बहुत ज्यादा मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था उसको देखकर वैसा। तो आपने जो ये बताया कि ऐसा वो उसमें है कि उन्होंने ये तक सिचुएशन क्रिएट कर दी कि वो खुद भी कमा के ना खा पाए, हम तो चलो नहीं दे रहे। तो उसमें जो लड़की है, मैंने लास्ट टाइम भी डिटेल में डोमेस्टिक वायलेंस केस के बारे में बात की थी। तो प्रॉब्लम यही है कि लोगों को अपने राइट्स से पता ही नहीं है कि उनके पास कितने सारे ये राइट्स हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के अगर उसके अंदर वो ये केस डाल दे, उससे उसके घर से कोई नहीं निकाल सकता एंड कभी भी, और वो अपना एक इंटरिम रिलीफ भी ले सकती है। वही जो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 17 से 23 तक के इतने इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं डोमेस्टिक वायलेंस में, जिसके तहत वो प्रोटेक्शन भी ले सकती है। वो जो ये वाला इंसिडेंट है ये भी कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है। हम बोलते हैं, हम बकायदा ये बात बोलते हैं कोर्ट में कि उसकी बिजली काट दी गई है, वो कहाँ रहेगी। लोगों से उसके साथ उनका बातचीत करना छुड़वा दिया गया है, 4 आदमी वहां पर बिठा दिए गए हैं ताकि उसका आना जाना भी मुश्किल हो जाए। तो हम ये कोर्ट में बोलकर प्रोटेक्शन लेते हैं और ये उनको इंटरिम रिलीफ भी दिलवाते हैं। तो उसे एक बार हिम्मत करनी पड़ेगी। आप भी अगर मोटिवेट कर सकते हैं, आप भी हिम्मत दे सकते हैं तो जरूर दो। और हो सकता है हमारे हिम्मत देने से शायद किसी का भला हो जाए और उसकी जिंदगी थोड़ी सी संवर जाए और वो एक डिग्निटी और एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके। और डिवोर्स का केस उस लड़के ने डाला हुआ है, ये ना दे डिवोर्स, नहीं देना चाहते मत दे, शी विल ऑलवेज रिमेन द लीगली वेडेड वाइफ। और वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालें अपने लॉज और अपने हस्बैंड के खिलाफ, अगर उनके साथ इतनी ऐसे वो किए जा रहा है तो। लिटरली मुझे इतना ताज्जुब होता है, इतना मतलब दुख भी होता है। मतलब वो आज भी अगर वो फोन करता है तो अपने बेटे से बात करता है, बेटी से बात नहीं करता, नहीं करता। मतलब मुझे इतना दुख होता है कि यार क्या वो इंसान नहीं है यार, क्या वो बेटी वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो 2-2 3-3 बेटियों के बाद भी ऐसा होता है कि मैम ही वांटेड अ बॉय, और तभी वो शायद इसीलिए वो शायद मुझे छोड़ के चला गया। यहाँ कुछ ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे एक गंदे माइंडसेट की एक ये वाली चीजें चल रही हैं सोसाइटी में, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आजकल के जमाने में भी ऐसी बातें हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, बहुत सारे जो अच्छे घरों के लोग हैं, अच्छे परिवार के लोग हैं, वो भी इस माइंडसेट में है कि हाँ हमें चाहिए था, हमें बेटा चाहिए, हमें ये है, वो हमारा सहारा बनेगा, वो हमारे, आई डोंट नो व्हाई दिस माइंडसेट इज देयर, क्यों ऐसा क्यों है कि बेटा ही सहारा बनेगा। रितु जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लोगों का माइंडसेट है कि बेटा चाहिए, लेकिन वो बेटा आएगा कहाँ से? वो आएगा तो उसी लेडी से ना। तो अपना उसी का रिगार्ड नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है आज का ये सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये चीजें हो भी रही हैं, इसलिए इन चीजों के बारे में जानना भी जरूरी है। यस। और पॉश कई बार जब मैं सेमिनार्स भी लेने जाती हूँ कंपनीज में या कुछ है, तो वहां पर भी कुछ जेंट्स, मैं हमेशा अपना सेशन शुरू करने से पहले यही बोलती हूँ कि प्लीज डोंट टेक मी कि हाँ ये एक लेडी आ गई है, अब बाकी सारी और औरतों को एम्पावर करने और इनको इनके राइट्स बताने, अब सारी औरतें हमारे ऊपर और ज्यादा वो हो जाएंगी। तो मैंने कहा प्लीज डोंट टेक इट लाइक दैट।
आप सोचो कि ये सब कुछ होता आ रहा था। मेरी खुद की मम्मा लाइफ लॉन्ग शी हैज बीन वर्किंग। मैं कहा हो सकता है मेरी मम्मा ने भी कुछ फेस किया हो अपनी लाइफ में, हो सकता है कुछ हुआ हो, कोई बात हुई हो, बट तब ये चीजें नहीं थी। तो आप भी किसी के बेटे हो, किसी के ब्रदर हो, किसी के हस्बैंड हो, किसी के देवर हो, मैं कहा अगर आपकी खुद की भाभी घर आकर या फ्रेंड आकर या सिस्टर आकर घर में ये बताए कि मेरे साथ ये हुआ है, तो कम से कम आप जल्दी से बताओगे कि पॉश एक्ट है, उसके अंदर जा कंप्लेंट कर, ये है, उसको निकाल देंगे उस कंपनी में से, या एक्शन लिया जाएगा, एंड यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, हम साथ देंगे। तो हो रही है चीजें, तभी एक्ट्स भी आ रहे हैं, तभी प्रोविजंस भी आ रहे हैं। हमारे सेमिनार्स पे भी ऐसा होता है संजीव जी, हमारे जब हम सेमिनार्स लेते हैं तो वो 1 घंटे के अंदर ऐसा माहौल हो जाता है कि सब लोग इतने वो हो जाते हैं कि हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लग जाते हैं, और एक बहुत ही, एक जैसे होता है ना, एक बहुत वो अटैच हो जाते हैं कि हाँ जी मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हमारे साथ हुआ था, मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। एक बहुत ही, मैं एक छोटा सा एक किस्सा शेयर करूंगी। हमारे मैं ऐसी सेमिनार एक लेने गई एक कंपनी में, तो मैं बहुत खुश हुई थी एक्चुअली उससे, उस इंसिडेंट से, कि एक वो थे वहां पे HR हेड थे, तो वेरी यंग बॉय, and he said that after at the end of the session he said ma'am I want to share something. I said अच्छा ठीक है बताओ। तो मैम हमारे, मैं जिस कंपनी में पहले था वहां पर एक लेडी ने ज्वाइन किया, तो वहां जब उसने उस लेडी ने ज्वाइन किया तो जिनके अंडर वो थी जो, तो वो बहुत ही सीनियर और थे और बहुत ही रिस्पेक्टफुल बड़े इंसान थे। वो तिलकधारी, तिलक विलक लगाते थे और बड़े से अपने ऑफिस में बैठते थे। तो कहते हमारे लिए तो मतलब हम तो उनको एक तरह से पूजनीय थे और बहुत ही, हम तो बड़ों की तरह रिस्पेक्ट करते थे। तो कहते, तो उन्होंने जब उस लेडी ने ज्वाइन किया तो देन ही सेड कि आप ऐसे करो, इनकी ना सिटिंग अरेंजमेंट मेरे ही कैबिन में कर दो, तो शी विल बी एबल टू लर्न क्विकली। तो देन ही सेड कि हाँ, तो कहता आई वाज वेरी हैप्पी कि मैम आप बहुत अच्छे हो, आप लकी हो, सर के पास आपको फटाफट जल्दी से एक्सपीरियंस मिलेगा, आप सीखोगे, अच्छा है, आप अपना यहाँ पर सर बहुत अच्छे हैं, सर ये हैं वो हैं। कहते तो आफ्टर फ्यू डेज शी ट्राई टू गिव मी अ हिंट कि नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं ठीक नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो देन आई सेड कि नहीं नहीं आपको ऐसा लग रहा होगा, सर तो ऐसे है ही नहीं, मतलब सर तो बहुत अच्छे हैं, सर की तो नेचर हमारे मतलब सारे लोग बहुत तारीफ करते हैं, यहाँ पे किसी ने कभी कोई ऐसी बात नहीं है। कहते नहीं, फिर थोड़े दिनों बाद उसने फिर बोला कि नहीं, नाउ आई एम वेरी श्योर, मैं नहीं, यहाँ पे मैं काम ही नहीं करूंगा, और अदरवाइज नहीं तो मुझे कंप्लेंट करनी है इनकी। कहते तो फिर मैंने थोड़ा सा डिटेल में पूछा उनसे, तो उन्होंने मुझे अपनी सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे जब भी मैं कैबिन में बैठती हूँ, वो मेरे साथ अपनी वाइफ के साथ फोन करते हैं और कुछ पर्सनल टॉक्स करते हैं जानबूझकर, ताकि वो मैं सुनूं। और कई बार अपने दोस्तों को फोन कर करके ऐसे जानबूझकर मुझे ऐसा सुनाने की कोशिश करते हैं, फिर मुझे बुलाते हैं, ही ट्राई टू टच मी ऑल्सो। तो मैं बहुत श्योर हूँ कि मुझे या तो उनकी कंप्लेंट करनी है या फिर मैं छोड़ दूं, क्या करूं मैं। तो देन ही सेड कि नहीं आप छोड़ो नहीं, हम इनके खिलाफ, अगर ये सच है, ये सारा कुछ हुआ है, तो हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और क्योंकि अब ये इतने सालों से हैं, वो वहां पर वो 20-25 सालों से वो इतने सीनियर बन चुके थे, वो 60 साल के होंगे, और वो इतने सीनियर, उनके खिलाफ आवाज उठाना अपने आप में ही बहुत बड़ा उनके लिए एक मुद्दा था। तो देन ही सेड, कहता मैम मेरी उस वक्त नई नई शादी हुई थी, तो मैंने अपनी बीवी को बोला किसी भी दिन नौकरी जा सकती है, अब तो मतलब ये रखना, लेकिन मैंने ये ठान लिया कि मैं इस लड़की का साथ दूंगा, क्योंकि मैं खुद ही नहीं विश्वास कर पा रहा कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे, तो इसका मतलब कि सिर्फ यही लड़की नहीं, ऐसे बहुत सारी और भी लड़कियां होंगी जिनके साथ इसने ऐसा किया होगा। कहता मैम हमने कंप्लेंट की, कंप्लेन में इंक्वायरी, कहता ऑब्वियसली प्रेशर्स आए, बहुत कुछ हुआ, ये क्या कर रहे हो, ये क्या है, वो क्या है। कहते जस्ट टू प्रूव आवर पॉइंट, हमने उन सब पुरानी लेडीज को कांटेक्ट किया जो उसके अंदर काम कर चुकी थी, उनसे पर्सनल मीटिंग्स की, उनसे पर्सनल उन लोगों की रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज स्टेटमेंट दे दो, एक आप लोगों की स्टेटमेंट जो है वो हमें ICC की इंक्वायरी में हेल्प करेंगी कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था। एंड कहता मैम हमें वाकई ही हेल्प किया लोगों ने,
और उन्होंने उन लेडीज ने भी उन लेडीज ने भी उसके खिलाफ कंप्लेंट दी कि हाँ, हम लोगों ने जॉब इसी वजह से छोड़ी थी क्योंकि ये हमारे साथ बदतमीजी करता था ये इंसान। कहते एंड आफ्टर एट द एंड ऑफ दिस इंक्वायरी वी वॉन द केस। कहते मैं तो मतलब जब मैं इंक्वायरी का वो आना था, सारा कुछ था कंपनी के, बहुत कहता बिल्कुल एक सीन क्रिएट हुआ था। और कहता मुझे तो ऐसे लग रहा था बस आज तो मेरा भी बोल दिया जाएगा, अगर वो इनोसेंट प्रूव हुआ या जो भी हुआ तो इस लड़की को टर्मिनेट किया जाएगा और मुझे तो वैसे भी निकाल ही दिया जाएगा मुझे तो, क्योंकि मैं उसका साथ दे रहा हूँ। कहता लेकिन रिजल्ट ये आया कि दैट पर्सन वाज टर्मिनेटेड एंड वाज आस्क्ड टू लीव। एंड कहते पूरी कंपनी के ऑफिस के कितने सारे एम्प्लॉइज बाहर खड़े हुए थे एंड देन ही वाज चक्ड आउट ऑफ द ऑफिस। तो हमें आवाज उठानी है और साथ देना है लोगों का, ऐसे हम किसी के प्रति जजमेंटल ना हो कि हाँ नहीं ये लड़की नहीं आई है तो यही गलत होगी, हमें देखना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज्यादा वो हुई थी उस वक्त मैं भी कि इमोशनल की चलो एटलीस्ट अच्छे लोग भी हैं दुनिया में और ऐसा साथ देते आउट ऑफ द वे, तो ऐसा हो जाता है। थैंक यू रितु जी। तो आज के ऑडियंस से मैं अपने ऑडियंस से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट तो हम सब बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन उससे पहले हमारी सरकार भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत कदम उठा रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वुमेन शुरू से ही एम्पावर थी, है और रहेगी। सिर्फ कमी थी जागरूकता की या उसके विश्वास की, जो कि कुछ लोगों ने तोड़ा। कुछ लोगों की वजह से पूरी सोसाइटी बदनाम हुई और ये हम सबको समझने की जरूरत है, बल्कि सारे मेल वर्ग को उन मेल वर्ग को या उन फैमिलीज को सोचने की जरूरत है जो वुमेन को कुछ नहीं समझते, वुमेन को सिर्फ यूज करना जानते हैं, या फिर वो लोग जो सिर्फ चाहते हैं कि हमारे घर में बेटा पैदा हो। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, बेटा आएगा कहाँ से? बिना औरत के बेटा लाओगे कहाँ से? और अच्छे संस्कार दोगे तभी अच्छा बेटा पैदा होगा। तो मेरी ये वार्निंग भी है और रिक्वेस्ट भी है कि हम सब समझें, और अगर हम अपने देश को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपने भविष्य को ठीक रखना चाहते हैं तो हमें ठीक होना ही पड़ेगा, और जो लोग ठीक नहीं हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। और इसके साथ ही मैं उन माताओं को, बहनों को, दोस्तों को ये सलाह दूंगा कि उनको कहीं भी कमजोर फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे अभी रितु जी ने बताया कि उनके पास ऐसी लेडीज आती हैं जो शिवर कर रही होती हैं, डरी होती हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपका राइट है अपने आप को बचाना, और आप किसी से कम नहीं हो। और अगर आपको कहीं भी सपोर्ट की जरूरत है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप जिन तक हमारा प्रोग्राम पहुंच रहा है वो हमें कमेंट करें, हमसे कांटेक्ट करें, या जो भी रिलेटेड इमीडिएट ऑफिसर्स हैं, या आईसीसी डिपार्टमेंट है, आईसीसी कमेटी है, या पॉश की जैसे हमने बात की, जो भी आप समझते हैं नियर बाय, कोई एडवोकेट है, कोई आईसीसी कमेटी है, या डीसीपी का ऑफिस है, आप जाएं और सपोर्ट लें और पूरी हिम्मत के साथ हर चीज को फेस करें और आगे बढ़ें। यही मेरी सबसे गुजारिश। थैंक यू जी, बिल्कुल के लिए थैंक यू। आज यही इजाजत देते हैं। Thank you so much for calling me for this interactive session. Thank you so much, Dr. Dravya, and thank you so much, Sandeep ji. थैंक यू जी। मिलते हैं अगले सेशन में, आपसे डिस्कस करेंगे पॉक्सो के बारे में। Sure, definitely. ओके, नमस्कार। Okay, namaskar. Thank you so much for joining us today. Tell us in the comment section how you liked our today's episode. Leave us comments about your questions, thoughts, and feedback. Do catch us live next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. For regular updates, stay connected with us and subscribe to our channels. See you next week.